अस्सलामुअलैकुम। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, इसको ठीक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस क्लास को अगर आप रिकॉल करें तो उसमें हमने डेटास मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात की थी। वी कंप्लीटेड डेटास मैनेजमेंट प्लस क्रेडिटर्स मैनेजमेंट। अब बेसिकली जो चीजें रहती हैं हमारे पास, उनमें से जो एक बड़ा टॉपिक है विच इज कैश मैनेजमेंट। इसके बाद सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो तो कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट की वीडियो में इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीट होते रहेंगे। द मेन टॉपिक इज, तो इतना बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, विच इज कैश मैनेजमेंट। अच्छा, कैश मैनेजमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आएंगी ये भी एक मिनट के लिए आप देख लें। इसमें आप सीखेंगे रीजंस फॉर होल्डिंग द कैश। कैश क्यों होल्ड करते हैं, 3 रीजंस होती हैं। मेरे नजदीक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो कैश बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, कैश बजट अगर एग्जामिनेबल है तो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जामिनेबल है, कहीं और एग्जामिनेबल नहीं। देयर वाज अ टाइम इट यूज्ड टू बी एग्जामिनेबल इन पीएम, अब ऐसा वहां नहीं है। तो कैश बजट को अगर एग्जामिनर ने पूरे एसीसी में कहीं पूछना है तो उसके पास एक ही पेपर है, विच इज एफएम। सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन आ सकती है। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग की हम बात करेंगे। मेरा एक छोटा सा आइडिया, वर्किंग कैपिटल को नॉर्मली हम ओडी से फाइनेंस करते हैं। वर्किंग कैपिटल फंडिंग और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सिंपली वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसीज, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ये मैं लिखवा भी चुका हूँ। फिर कैश मैनेजमेंट के अंदर ये जो दो मॉडल्स हैं, ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। वन इज बोमल मॉडल, अनदर इज मिलर और मॉडल। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज, ये सब आगे आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से मैंने टॉपिक्स लिखवाए हुए हैं, वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसीज, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ये सब वहां पर आएगा। आज की इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है कैश मैनेजमेंट में, कैश बजट को। सबसे पहले कैश होल्ड करने की 3 रीजंस होती हैं। एक होता है कि यार इतना कैश आपके पास होना चाहिए, ट्रांजैक्शन मोटिव, कि डे टू डे आपके ऑपरेशंस में प्रॉब्लम ना हो। बिजनेस चलाना है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि नॉन करंट एसेट ही पड़े हुए, कैश है ही नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। इतना पैसा तो हर वक्त होल्ड रखें कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव, आप कह लें यू नीड टू होल्ड द कैश फॉर अ रेनी डे। अल्लाह ना करे कल को कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास रेनी डे के लिए कैश होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट मोटिव, स्पेक्युलेटिव। कुछ पैसा हम अपने पास इसलिए भी बिजनेस में होल्ड रखते हैं कि यार वी नेवर नो, कल को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसे फॉरन ग्रैब करना हो। मतलब वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमें इतना टाइम ही ना दे कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसा रेस करें, इतनी देर में पता चले अपॉर्चुनिटी चली है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं नहीं यार, हमारे पास कैश होना चाहिए, दैट इज फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। तो बेसिकली हमने कैश को होल्ड करना है। 3 रीजन है, ट्रांजैक्शन, इतना पैसा होना चाहिए कि डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस में प्रॉब्लम ना हो। देन प्रिकॉशनरी, यू नीड टू होल्ड द कैश फॉर अ रेनी डे, अल्लाह ना करे कल को कोई मसला होता है तो पैसा तो। द लास्ट वन इज स्पेक्युलेटिव, पैसे होने चाहिए, वी नेवर नो कल को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसके लिए फॉरेन पैसा चाहिए तो क्या करेंगे। अब फेलियर टू कैरी आउट सफिशिएंट कैश लेवल्स, अगर आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो क्या होगा। आपको अर्ली सेटलमेंट पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हो सकता है अर्ली सेटलमेंट पे डिस्काउंट लेना आपके लिए बेनिफिशियल था, आपका सप्लायर तो आपको मर रहा था डिस्काउंट देने के लिए, आपने कहा लेकिन नहीं, अगर हमें तुम्हें इतनी जल्दी हम पे कर देंगे तो कहीं हमारा बिजनेस मर ना जाए, क्यों, हमारे पास कैश ही नहीं। तो जब सफिशिएंट कैश नहीं होता, यू विल बी लूजिंग डिस्काउंट ऑन अर्ली सेटलमेंट। आपकी गुडविल भी जाएगी। कैसे गुडविल कैसे जा सकती है? देखिए गुडविल कुछ ऐसे जाएगी, आप थोड़ा सा सोचें यार, आपके एक सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, अगर आप टाइम पे नहीं करोगे तो आपकी जो एक रेपुटेशन है, एक गुडविल है सप्लायर के पास, दैट विल देयर विल बी गुडविल विल बी इम्पेयर्ड। पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, सर दुनिया ऐसी है मादरत के साथ, और बिजनेस चला रहे हैं ना, कौन सी रिश्तेदारी पाल लो आप यार। आपके हालात अच्छे नहीं है तो माजरत के साथ, माजरत के साथ आपके रिलेशनशिप इंडस्ट्री में अच्छे नहीं होंगे। अंडरस्टूड बात। पोटेंशियल लिक्विडेशन का भी डर होगा, ऐसा ना हो कि कहीं अल्लाह माफ करे बिजनेस खत्म ही ना हो जाए।
थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फेलियर टू कैरी सफिशिएंट कैश की वजह से क्या मसले हो सकते हैं। व्हाई डू वी नीड टू होल्ड कैश, पता लग गया। अगर हमारे पास एक सफिशिएंट कैश नहीं है तो क्या होगा। अब एक बच्चा, वो जो डिटेल क्वेश्चन मैं इसको और डिटेल में पढ़ना चाह रहा हूँ, ये रहा बेटा, ये सारी डिटेल दी है, इसको एक आध दफा आपने पढ़ लेना, ज्यादा हरकतें नहीं कीजिएगा। दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट रियली वांट टू रीड इन डिटेल, बस इतना है ना। अच्छा, ये कैश में एक बैलेंस होना चाहिए। एबिलिटी टू पे बिल्स एज दे फॉल ड्यू एंड टेक एडवांटेज ऑफ क्या, अपॉर्चुनिटीज एट वंस, यानी कि आप लिक्विडिटी रखें अपनी। दूसरी तरफ क्या, मिनिमाइजिंग द होल्डिंग ऑफ कैश एंड आइडल एसेट बेटर इन्वेस्टेड। देखिए यार, आप इतना ज्यादा कैश भी अपने पास होल्ड ना रखें, क्यों उसे कैश जो आपके पास पड़ा है वो कोई रिटर्न थोड़ी जनरेट कर रहा है। सोचो, रिटर्न तो बेटा जब इन्वेस्टमेंट होती है तो जनरेट होते हैं ना। अगर आप अपने पास बहुत ज्यादा कैश होल्ड करते हैं, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग बाय होल्डिंग द कैश। आप कह सकते हैं सर कंपनी इंटरेस्ट कमा लेगी, याद रखना, अगर मैं कंपनी की बात करूं और हमें लगता है कि यार डेली बेसिस पे भी बैंक इंटरेस्ट देते हैं, अल्लाह माफ करे, कंपनी विल गो टुवर्ड्स दैट, तो बैंक से मिलने वाला रिटर्न कोई इतना बड़ा रिटर्न नहीं होता। क्योंकि बैंक से मिलने वाले रिटर्न से अगर बिजनेसेस अमीर होते तो बिजनेस को फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बैंक से तो बहुत नॉमिनल सा रिटर्न मिलता है जो कुछ खास नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि यार अगर हम अपने पास बहुत ज्यादा कैश होल्ड करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं मिनिमाइजिंग द होल्डिंग ऑफ कैश। और आपके जो आइडल कैश है, बेहतर है क्या, यहाँ एन आइडल एसेट का यहाँ पे मतलब है एन आइडल कैश, उसको इन्वेस्ट करें ज्यादा बेहतर। इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, कैश कितना हो कितना ना हो। अब थोड़ा सा आगे चलते, कैश बजट एंड कैश फ्लो फोरकास्ट। अब ये सुन लें, तो बड़ा काम की तरफ, पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अगर एग्जामिनर हमारे पास मान लो सेक्शन सी में 8 10 12 मार्क्स का कैश बजट पूछ लेता है, कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। कैश बजट इटसेल्फ इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, प्रोवाइडेड दैट कि आपको कैश बजट का फॉर्मेट पता हो। स्टूडेंट्स कैश बजट में सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये भी एक सवाल है, क्या करेंगे, सवाल ही पढ़ेंगे और क्या करेंगे। कैश बजट में हम पहले रिसीट्स लेते हैं कि जितने इनफ्लोस है वो ले लें, फिर जितने आउटफ्लोस है वो ले लें विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसके लिए आपको बजट बनाना है। इनफ्लोस भी आ गए, पहले इनफ्लोस बाद में आउटफ्लोस, उनको नेट ऑफ किया जाता है, नेट कैश आ जाता है। फिर नेट कैश में हम ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग आ जाएगा। द मेन पॉइंट इज, अगर मान लो 8 10 नंबर का एग्जाम में सवाल आ जाता है कैश बजट का, 12 मार्क्स का आ जाता है, तो आपको एक तो फॉर्मेट बहुत तमीज से पता होना चाहिए। तो देखते हैं फॉर्मेट क्या है ताकि आपको आइडिया हो। जस्ट सी द फॉर्मेट, ये देखें, हमने सारी रिसर्च लेगी। अब एग्जाम में 6 मंथ्स 4 मंथ्स कुछ भी आ सकता है। फिर हमने सारी पेमेंट ली। ये नेट कैश फ्लो कैसे आएगा, रेसिट में से पेमेंट्स माइनस करें तो ये नेट कैश फ्लो आ जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड होगा, यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस, मंथ 1 का क्लोजिंग, मंथ 2 का ओपनिंग, 2 का क्लोजिंग, 3 का ओपनिंग। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें, अब जाहिर सी बात है यार, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैश बजट को लेके, तो शायद 12 से 10 नंबर का सवाल इतना सीधा सीधा भी नहीं हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी मुझे कुछ डिफरेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ जाए। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ किस तरह की कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे प्रोडक्शन के यूनिट्स मालूम करने पड़ जाएंगे, यार इस मंथ में हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचते हैं, अगर मुझे प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालने हैं तो बहुत आसान है। किसी भी मंथ में अगर मुझे प्रोडक्शन के यूनिट्स चाहिए, क्योंकि कैश बजट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे प्रोडक्शन के यूनिट्स चाहिए। तो अब सोचते हैं प्रोडक्शन के यूनिट्स कैसे आएंगे, बहुत आसान है। जिस मंथ की प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए, पहले आप चेक करें उस मंथ में सेल्स के लिए कितने यूनिट्स चाहिए, सेल्स यूनिट्स ले लें। फिर जाहिर सी बात है आप ये भी देखोगे कि हम अपने पास क्लोजिंग यूनिट्स कितने रखेंगे। तो अगर मैं सेल्स यूनिट्स में क्लोजिंग यूनिट्स को ऐड कर दूं और अगर मेरे पास कोई ओपनिंग यूनिट्स पड़े उसको माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं। छोटा सा फॉर्मेट, अगर हमें सेल्स के यूनिट्स पता है
लॉजिकली मैं इसमें ऐड कर रहा हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, लेस कर दें अगर आपके पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स पड़े हो। तो यकीन माने आपके पास प्रोडक्शन के यूनिट्स आ जाए। अगर मुझे सेल्स के यूनिट्स पता है उसमें मैं ऐड कर दूं क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, और अगर हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री बड़ी, आप उसके यूनिट्स माइनस कर दें, यू विल गेट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब भाई मेरा एग्जामिनर बता देगा प्रोडक्शन को लेके किस तरह की कौन सी कॉस्ट निकालनी है, निकाल लेंगे। पहले प्रोडक्शन यूनिट्स का तो आइडिया। फिर एक और चीज, अगर मुझे परचेजेस की कॉस्ट निकालनी हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन ना हो तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। देखिएगा, अगर मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स पता है, आप प्रोडक्शन यूनिट्स को रॉ मटेरियल पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा रॉ मटेरियल यूज कितना हो, यूजेज कितना है। अगर मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स पता है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो मुझे चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा रॉ मटेरियल यूज कितना होने वाला है। देखिएगा, रॉ मटेरियल यूजेज, हम प्रोडक्शन की यूनिट्स लेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये मटेरियल यूजेज आ गया, यानी कि मंथ वन में फॉर एग्जांपल मुझे मटेरियल यूजेज कितना चाहिए, मैंने प्रोडक्शन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं रॉ मटेरियल का भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक अपने पास रखूं ताकि मेरी अगले मंथ की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें ऐड कर दें क्लोजिंग रॉ मटेरियल इफ यू नीड टू कीप, नॉर्मली हम अपने पास रॉ मटेरियल रखेंगे, लेस कर दें अगर आपके पास कोई ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा परचेजेस कितनी है इस मंथ की, लेस ओपनिंग रॉ मटेरियल। परचेजेस आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे आते हैं, परचेजेस कैसे आते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, काम आएगा। अच्छा, एक चीज और पता होनी चाहिए मार्कअप एंड मार्जिन के बारे में। मार्कअप के केस में याद रखिए, मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्कअप में कॉस्ट 100% है, अब जो भी मार्कअप है ऐड होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस मार्कअप में 100 से ऊपर होगी। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूमिंग फॉर एग्जाम्पल मार्कअप इज 40%, इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस जो है 140% को रिप्रेजेंट करती है। मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। अगर एग्जामिनर कभी मार्जिन की बात करें, मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्जिन में आपकी सेलिंग प्राइस हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करेगी। मार्जिन में आपकी सेलिंग प्राइस हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करेगी। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर मार्जिन 20%, अज्यूम कर लो भाई, अगर मार्जिन 20 है तो कॉस्ट 80 एंड द मार्जिन इज 20। ये इक्वेशन आपको काम आएगी। सो मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। ओके,
आगे चलते। चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसको। इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेट्स सी द रिक्वायरमेंट। Prepare a monthly cash flow forecast. You should include the business purchase and the first 4 months of operation following the purchase. आपको बेसिकली क्या करना, परचेज को इंक्लूड करना प्लस ऑपरेशन के कितने मंथ्स लेने, 4 मंथ्स, यानी आसान वर्डिंग्स में 4 मंथ्स का आप हमें एक कैश बजट बना के दे दे। चेक कर लें। प्रिपेयर अ मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट, यू शुड इंक्लूड बिजनेस की परचेज को इंक्लूड करो एंड फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ ऑपरेशंस। ओके, फॉलोइंग परचेज बिजनेस चेक करते हैं कब खरीद रहे हैं, आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेट इन्वेंट्री की वैल्यू बताएं, रिसीवेबल की वैल्यू बताएं, पेबल बैलेंसेस एट द एंड ऑफ 4th मंथ पीरियड। 4th मंथ के एंड में आप बताओ पेबल कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, पेबल कितना है। कमेंट ब्रीफली अपॉन द, जो लिक्विडिटी सिचुएशन है उस पर डिस्कशन भी करें। अगर आप आंसर बोलेंगे तो मैं आंसर, चले मैं आंसर इसके साथ ही शेयर कर दूंगा पीडीएफ के साथ, ताकि मसला ना हो। फिलहाल इसको टैकल करते हैं। In the near future, a company will purchase a manufacturing business. So, company purchase करेगी business को for 3,15,000. This price to include goodwill 150, equipment 120, inventory of raw material and finished goods 45,000. आप जब बिजनेस को खरीद रहे हैं तो इसमें आपको रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड की भी इन्वेंट्री मिल रही है, टोटल 45 है। हाउ मच यू आर पेइंग, 3,15,000. ओके, a delivery van will be purchased for 15,000 as soon as the business purchase is completed. जैसे ही बिजनेस की परचेजेस खत्म होंगी हम एक डिलीवरी वैन खरीदेंगे। द डिलीवरी वैन विल बी पेड फॉर इन द सेकेंड मंथ ऑफ ऑपरेशन में हम डिलीवरी वैन की पेमेंट करेंगे। याद रखिएगा, जब डिलीवरी वैन की पेमेंट करेंगे तो ही हम शो करेंगे। कैश बजट में सारे के सारे कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस आएंगे विद इन दैट रेलेवेंट पीरियड जिसके लिए आप कैश बजट बना रहे हैं। इसका मतलब डिलीवरी वैन की पेमेंट हम सेकंड मंथ में करेंगे, चाहे आप पहले मंथ में परचेज भी कर लो, पे तो सेकंड मंथ में करोगे, तो डिलीवरी वैन की परचेजेस का कैश आउटफ्लो हम सेकंड मंथ में ही शो करेंगे। द फॉलोइंग फोरकास्ट हैव बीन मेड फॉर द बिजनेस फॉलोइंग द परचेज। बिजनेस परचेज के बाद ये एक फोरकास्ट है। सेल बिफोर डिस्काउंट, एग्जामिनर सेल्स की वैल्यू दे रहा है लेकिन बिफोर डिस्काउंट ऑफ बिजनेस सिंगल प्रोडक्ट। मार्कअप 60% है। देखिए, मार्कअप 60% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी, अगर मार्कअप 60% है इसका मतलब आपकी सेल्स या सेलिंग प्राइस 160% को रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज 100%। अच्छा, ये मंथली सेल्स आ गई 96,000, 96 दिस, ओके। 25% ऑफ सेल विल बी फॉर कैश, तो जो भी आपकी सेल है उसका 25% तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, हर महीने में मिलेगा। रिमाइंडर विल बी ऑन क्रेडिट, 75% ऑफ द सेल क्रेडिट पे। सेटलमेंट द मंथ फॉलोइंग दैट ऑफ सेल, सर नेक्स्ट मंथ में आपको 75% मिल जाता है। अगर मंथ 1 वाली सेल है 25% तो मंथ 1 में ही मिलेगा, लेकिन उसका 75% आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। A discount of 10% will be given to selected credit customers who represent 25% of the gross sale. हर एक को डिस्काउंट नहीं देता, बस वो कह रहा है डिस्काउंट कुछ सिलेक्टेड क्रेडिट कैश, जो कैश पे सेल हो रही है उस पर डिस्काउंट नहीं है। इंटरेस्टिंगली जो क्रेडिट पे सेल है उस पर डिस्काउंट है, वो भी सिलेक्टेड कस्टमर को मिल रहा है, हर एक को नहीं मिल रहा। और वो डिस्काउंट हमारी जो ग्रॉस सेल है उसके 25% को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को लेके हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं रिसिट्स की, फिर एंड में मेन फॉर्मेट बना लेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं। अच्छा, 96 में इन्होंने 3 जीरो इग्नोर किए, हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं, कोई इतनी बड़ी वैल्यूज तो है नहीं। कैश बजट बनाना ऑफ कोर्स
4 मंथ्स का ही है, लेकिन चलें देखते हैं। वर्किंग वन, receipts. So month 1, 2, 3, 4, 5 and we don't need that much, लेकिन चले। कैश सेल्स 25% कैश सेल है। मंथ 1 की सेल है 96,000, उसका 25% ले लो। मंथ 1 की सेल है 96,000, उसका 25% लेंगे, I'll get 24,000। सेकेंड मंथ में भी ऐसा ही। इसके बाद अगर आप देखें तो थर्ड मंथ में 92,000 का आप 25% ले, 23,000। फिर 96 का, चले हम एडिशनल काम कर रहे हैं थोड़ा सा, जिसकी शायद जरूरत नहीं। 1 लाख का 25%, 25,000। 104 का 25% is 26,000। So 75% ऑफ द सेल इज ऑन क्रेडिट, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगी, यानी कि मंथ 1 का 75 मंथ 2 में मिलेगा। $96,000 का 75% आई एम गेटिंग 72,000। यहां भी 72। मंथ 3 में हमारी सेल है 92,000, इसका 75% हमें मिलेगा मंथ 4 में। वैसे तो यहां तक भी बहुत है। फिर 96 का 75% मंथ 5 में मिलेगा। ये 72 बनता है मादरत, ये 75 बनता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती, डिस्काउंट को लेस करेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल में सारे पैसे नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा डिस्काउंट सुन ले, वो कह रहा है भाई कुछ सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो ग्रॉस सेल का, टोटल सेल का 25% को रिप्रेजेंट करता है, उसका 10% डिस्काउंट है। रिपीट, हर क्रेडिट कस्टमर को डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कुछ सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर्स है जिनको डिस्काउंट मिल रहा है, और जो सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर्स हैं जिनको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो हमारी ग्रॉस सेल के 25% को, 25% को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखें तो ऑलरेडी आप 25% वाली ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, क्योंकि आपकी कैश सेल भी 25% है, तो काम आसान हो गया। उसी पे 10% लगा लें, सेम थिंग। टोटल सेल का 25% लो, फिर 10% लो, या ऑलरेडी जो आप कैश सेल्स निकाल चुके हैं वो भी तो ग्रॉस सेल का 25% है। बस ग्रॉस सेल के 25% में 10% डिस्काउंट है, तो 24,000 का 10% लेंगे 2,400, यहाँ भी 2,400, यहाँ 2,300, यहाँ 2,400 और यहाँ 2,500। ग्रॉस सेल का आप टोटल सेल का पहले लें 25%, उसका 10% लें, यही कुछ आएगा। और डिस्काउंट मिल किसको रहा है? क्रेडिट कस्टमर्स को, हर एक को नहीं, कुछ सिलेक्टेड को। और वो सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर आपकी टोटल सेल का 25% है। अब आपके पास टेक्निकली रिसिट्स आ जाएंगे भाई। 24,000 चेक करते हैं मैं यहाँ क्या आता है। 93,600, 92,600, 24,000 plus 69 minus 23, 90,700, 25 plus 72 minus this, 94,600, 26,000 plus 75,000 minus 98,500। ओके, ये दो रिसिट्स आ गए। हमें वैसे 4 महीनों की रिसिट्स चाहिए, थोड़ा आगे चलेगी, कोई बात
आगे बढ़ते, आगे चलो भाई, आगे चलो। प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी $5 पर यूनिट। द प्रोडक्शन कॉस्ट में ब्रेकअप दे रहा है। रॉ मटेरियल पर यूनिट 2.5 लगता है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 1.5 है, फिक्स ओवरहेड $1। ओके। Production will be arranged so that closing inventory at the end of any month is sufficient to meet sale requirement in the following month। क्या बात है? प्रोडक्शन इस तरह से होगी कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले मंथ की सेल के बराबर हो। पढ़ लो, यही कह रहा है। Production will be arranged so that closing inventory at the end of any month is sufficient to meet sales requirement in the following month। अगले महीने में जो भी आपकी सेल्स की रिक्वायरमेंट है, इस मंथ में उतना ही क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। A value of 30,000 is placed on inventory of finished goods। finished goods में 30,000 इन्वेंट्री पड़ी हुई है डॉलर्स में। अगर मैं $30,000 लूं, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट जो ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास पड़ा हुआ है, एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट $5 है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ओपनिंग यूनिट 6,000 आता है। फिनिश गुड्स के ओपनिंग यूनिट्स मेरे पास 6,000 आते हैं। आप चेक कर लें। ओके, और वो कह भी रहे, विच इज रिक्वायर्ड ऑन द परचेज। बिजनेस खरीदते हुए मैं ये इन्वेंट्री मिली है। दिस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट गिवन इन पॉइंट टू अबव। 30,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी है आपके पास, 6 से डिवाइड कर दो तो यूनिट्स आते हैं 6,000। ओके, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं आएंगे वी वोंट बी एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉस्ट। वर्किंग टू प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते हैं, तो चेक करते हैं उसका करना क्या। दीज आर जस्ट द वर्किंग्स, नॉट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स आप 4 मंथ्स तक काम करें बहुत है, क्योंकि बजट बनाना ही 4 मंथ्स का। मंथ 1, 2, 3 एंड 4। अगर हमें सेल्स की यूनिट्स पता हो, इसमें हम ऐड कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स और लेस कर दें ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, तो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे। ओके, अगर आप फर्स्ट मंथ की सेल्स देखें 96,000 है, मार्कअप इज 60%। हमने कहा था मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है। इसका मतलब यार आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 100% है, सेल इज रिप्रेजेंटिंग 160। अगर हम 96,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 160 से डिवाइड करें, तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी। आई एम गेटिंग 60,000। लॉजिकली 60,000 इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट $5 है, तो मुझे सेल्स के यूनिट्स पता चल जाएंगे जो कि 12,000 आते हैं। रिपीट, 96,000 की सेल्स है, मार्कअप 60%। मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है। इसका मतलब है कि मैं 96,000 को 100 से मल्टीप्लाई करूं, 160 से डिवाइड करूं, आई गेट प्रोडक्शन कॉस्ट। उस प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर दूं तो सेल्स के यूनिट्स आ जाएंगे जो कि 12,000। अब जागते रहिए, से यहां भी मंथ 2 में भी 12,000 होंगे। मंथ 3 का अगर मैं आपको आइडिया दूं, चले पहले ये तो लिख 12। मंथ 3 में 92,000 की सेल है,
100/160 करें आप। आई एम गेटिंग 57,500। इसको आप 5 से डिवाइड करें, आई एम गेटिंग 11,500। मंथ 4 में अगेन 12। अच्छा, मंथ 5 भी चाहिए, क्यों चाहिए पता चल जाएगा। मंथ 5 में 1 लाख की सेल है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 160 से डिवाइड करें। 62,500, इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो हमें यूनिट्स आते हैं 12,500। अब बेटा एग्जामिनर कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी मेंटेन करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी मेंटेन करनी है कि अगले मंथ की सेल के बराबर। तो मंथ 2 की सेल कितनी है? 12,000 यूनिट्स। 3 की सेल है 11,500 यूनिट्स। देन 4th की सेल, देन 5th की सेल। हमें 5th मंथ में जाने की जरूरत नहीं है, यहां मुझे 5th मंथ की सेल चाहिए थी तो मैंने इसको ले लिया, क्योंकि मंथ 4 की इन्वेंट्री क्लोजिंग मंथ 5 के सेल्स यूनिट्स के बराबर है। अब ओपनिंग माइनस कर दें, हमारे पास ओपनिंग यूनिट 6,000 है। कैसे पता चला? आपने एक बिजनेस खरीदा जिससे आपको फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मिली 30,000 की। प्रोडक्शन कॉस्ट $5 पर यूनिट है, 30,000 को 5 से डिवाइड किया तो ओपनिंग इन्वेंट्री मिली 6 की। गुड। प्रोडक्शन यूनिट्स आते हैं 18,000। अब जाहिर सी बात है, मंथ 1 का क्लोजिंग इन्वेंट्री, मंथ 2 की ओपनिंग, 2 की क्लोजिंग, 3 की ओपनिंग, 3 की क्लोजिंग, 4th की ओपनिंग। 11,500, 12,000। ओके, 12,500। प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए हमारे पास। ओके, आगे चलते हैं। अगर प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए तो क्या करें? The single raw material will be purchased on so that inventory at the end of the month is sufficient to meet half of the following month's production requirement। क्या बात है? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन का 50% के बराबर है। चेक करो। द सिंगल रॉ मटेरियल विल बी परचेज so that inventory at the end of a month is sufficient to meet half of the following month's production requirement। यानी कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के 50% के बराबर है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है। यहीं से अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट स्लैश रॉ मटेरियल अगर हम परचेजेस की तरफ निकले, तो पहले हम रॉ मटेरियल यूज निकाल लेते। रॉ मटेरियल यूज बड़े आराम से आ जाएगा। रॉ मटेरियल यूजेज 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें 18,000, तो आपके पास रॉ मटेरियल यूजेज आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 2.5 से। we'll get raw material usage. 2.5 is the raw material cost per unit. 18,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, I'm getting 45,000। 11,500 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, I'm getting 28,750।
12,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 30,000. 12,500 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 31,250. अब वो कहता है क्लोजिंग रॉ मटेरियल नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन के 50% के बराबर. ऐड करें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स. अगले मंथ की प्रोडक्शन, अगले मंथ का जो रॉ मटेरियल यूजेज है 28,750 है, उसका 50% क्लोजिंग स्टॉक में होगा. 28,750 का 50% है. 28,750 का 50% है. आई एम गेटिंग 14,375. 30,000 का 50% है, 15,000. 31,250 का 50% है, आई एम गेटिंग 15,625. अब क्या करेंगे? अब मंथ 5 की भी चीज चाहिए हमें. अब मंथ 5 की प्रोडक्शन हमें चाहिए, बताएं क्यों? सर मंथ 5 की प्रोडक्शन नहीं होगी तो मंथ 4 की इन्वेंट्री में मसला आएगा. निकाल लेते हैं. मंथ 6 के पहले यूनिट्स निकाल लो. यूनिट्स तो हमें पता था. मंथ 6 के यूनिट्स कितने? 26,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री, जस्ट अ मिनट, ये मैंने यूनिट सही निकाले या गलत? वन जीरो फोर 100/160. आई एम गेटिंग 65,000. इसको 5 से डिवाइड करो तो मंथ 6 के यूनिट्स आते हैं, सेल्स यूनिट्स 13,000. तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा, ये माइनस 13,000 का 2.5, 32,500. एक्चुअली 32,500 का 50% हमारे पास मंथ 4 में क्लोजिंग इन्वेंट्री हो. अगर आप 32,500 का 50% लें, यू विल गेट 16,250. लेस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री तो परचेजेस पता चल जाएगी. ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, जब हमने बिजनेस परचेज किया था तो $45,000 में दो चीजें मिली थी. रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी मिली थी, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी मिली थी. 45,000 में से 30,000, 45,000 में से 30,000 फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री. अब मुझे बताओ यार, अगर 45 में से 30,000 फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी है? 15,000. रिपीट. जब हमने बिजनेस परचेज किया था, बिजनेस, आ जाओ भाई, ये रहा. इसका ब्रेकअप ये है कि 30 फिनिश गुड है और 15 रॉ मटेरियल. तो ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की 15 है. अब तो काम आसान हो गया ना. मंथ 1 की क्लोजिंग मंथ 2 की ओपनिंग, 2 की क्लोजिंग 3 की ओपनिंग, 3 की क्लोजिंग 4 की ओपनिंग. ये नहीं, परचेजेस आ गया आपके पास. 45,000 प्लस 14,375 माइनस 15,000, 44,375. 28,750 plus 15,000 minus 14,375. 29,375. 30,000 plus 15, 625 minus 15. 30,000
625, 31,250 plus 16,250 minus 15,625, 31,875। आप चेक कर लेते हैं परचेजेस को कब पे करता है। परचेजेस हमने अल्लाह अल्लाह करके निकाल ली अलहमदुलिल्लाह। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक्वायर्ड उसने बता भी दिया 15 इज वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट फॉर कॉस्ट गिवन अबव 2। रॉ मटेरियल विल बी परचेज ऑन 1 month क्रेडिट। गुड। लॉजिकली जो पेमेंट होगी ना मंथ 1 वाली परचेजेस की पेमेंट होगी मंथ 2 में। ये यहां पे होगा, 2 वाला यहां पे होगा। यानी ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूं मैं। पेमेंट यूं होगी, दिस इज द पेमेंट। मंथ 4 के एंड पे ये आपका पेबल होगा। मंथ 4 के एंड पे 31,875 आपका पेबल होगा, क्योंकि पे कब होगा मंथ 5 में। ओके, एक और चीज भी देख लें भाई। एक और चीज क्या देख बताते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, ये तो सारी बातें हुई, आगे चलते हैं। लेट्स सी कि मजीद क्या इंफॉर्मेशन है। और अगर आपसे ये पूछा जाए मंथ 4 के एंड पे आपका रिसीवेबल कितना, क्योंकि मंथ 4 का क्रेडिट जो क्रेडिट सेल है वो आपको मंथ 5 में मिलेगी। मंथ 5 में आपको मिलेगा 72,000, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें से आप 2,400 का डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो मंथ 4 के एंड पे जो आपका डेटर्स का अमाउंट आता है 69,600। अगर मंथ 4 में रिसीव इन्होंने पूछा है कि यार मंथ 4 के एंड में इन्वेंट्री बता दो, पेबल पेबल तो बता दिया, रिसीवेबल भी बता दिया। मंथ 4 की क्रेडिट सेल मंथ 5 में मिलेगी। मंथ 5 में जो मिल रहा है वो 72,000 है, उस पर 2,400 का डिस्काउंट है, तो 72 में से 2,400 माइनस कर दिया। इट मींस एंड ऑफ मंथ 4 में जो आपका रिसीवेबल होगा दैट विल बी 69,600। ओके, आप इन्वेंट्री भी देख लेते हैं ताकि फिर हम आगे जाएं मजीद। अच्छा, इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो मंथ 4 के एंड पे हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 12,500। मंथ 4 के एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 12,500, यानी कि मैं फिनिश गुड्स की वैल्यू बताऊं तो आप कह सकते हैं 12,500 इंटू 5। दिस इज 62,500। दिस इज 62,500, पता होना चाहिए। ओके, मजीद अगर हम बात अब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की बात करें, ये भी हमारे पास मंथ 4 के एंड पे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है 16,250। मंथ 4 के एंड पे रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री है 16,250। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री पता लग गई, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री पता चल गई, पेबल पता लग गया। ये उन्होंने पार्ट बी में पूछा आपसे। खैर फिलहाल तुम पार्ट ए पे ही। रिसिट पता चल गई, परचेजेस
आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी मेट एज दे आर इनकर्ड इन प्रोडक्शन. सिंपली प्रोडक्शन के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें 1.5 पर यूनिट से, लेबर की कॉस्ट आ जाएगी और लेबर को मंथ ऑफ प्रोडक्शन में ही पे किया जाता है. ओके. फिक्स ओवरहेड्स में द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट इज $1 per unit is based upon a forecast of the first year production which is 1,50,000 units. इसका मतलब बताएगा. असल में बजटेड एफओएच ऐसे निकलता है रेट, यूं ले ले एफओएच रेट. हमें बजटेड एफओएच बताओ डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल. रेट उसने बता दिया $1. बजटेड एफओएच पता नहीं है, एक्टिविटी बता दी 1,50,000. इसका मतलब है बजटेड एफओएच इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो $1,50,000. आपका बजटेड फिक्स रेट 1,50,000 है. ओके. This rate includes depreciation of equipment and fittings on a straight line basis over next 5 years. अब रुक जाओ. Depreciation is not a cash outflow. अबे हम तो कैश बजट बना रहे हैं ना, कैश बजट में तो इनफ्लो एंड आउटफ्लोस आएंगे. एफओएच के अंदर डेप्रिसिएशन है जो कि होता है, इट्स ओके, लेकिन इट्स नॉट अ कैश आउटफ्लो. हम कैश बजट बना रहे हैं. हम इस 1,50,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो बचेगा इट मींस वो इन टर्म्स ऑफ कैश है. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज पेड ऑन मंथली बेसिस. ओवरहेड इज पेड इन मंथ इनकर्ड. हर महीने पे किया जाता है. तो आ जाओ बेटा. डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स 120 है, 5 साल पे इसको डेप्रिशिएट करेंगे. 120 डिवाइड बाय 5 विल गिव अस द डेप्रिसिएशन. लेस कर दें. इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स डेप्रिसिएशन 1,20,000 को 5 से डिवाइड करें. आई बिलीव आई एम गेटिंग 24,000. तो हमारे पास आता है 126. इस 126 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली एफओएच की पेमेंट आ जाएगी 10,500. मंथली एफओएच की पेमेंट आती है 10,500. आगे चलो. कैसे कितना आगे चल रहा है, सवाल की बात हो रही बेटा. सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड आर ऑल फिक्स एंड विल बी 2,08,000 in the first year. These overheads include depreciation of the delivery van 30% per annum on a reducing balance basis. All fixed overhead will be incurred on a regular basis, paid in the month incurred, with the exception of a rent and rates. 25,000 is payable for the year ahead in the month in month 1 for rent and rates. असल में 25,000 फॉरन पे करना. पढ़ लो भाई क्या कह रहा है. Selling and administration overheads are all fixed. Will be 208 in the first year पूरे साल के. These overheads include depreciation हटा देंगे on a जो भी. All fixed overhead will be incurred on a regular basis and paid in the month incurred, with the exception of rent and rates. 25 is payable for the year ahead in month 1 for rent and rates. सर आपका जो पूरे साल का रेंट एंड रेट्स है ना 25,000, वो मंथ 1 में ही हम पे कर देंगे. चेक करते हैं. अच्छा डिलीवरी वैन कितनी की थी भाई, उसका 30% हमें. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, पहले साल तो जो कॉस्ट है उसका 30% लूंगा. दूसरे साल का डेप्रिसिएशन अगर निकालना हो रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो पहले हम कॉस्ट में से पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट बुक वैल्यू आएगी, फिर उसका 30% लेंगे. यहाँ तो पहले साल का, ये तो कॉस्ट का 30%. तो डिलीवरी वैन है 15,000 की, इसका 30% ले ले भाई. आई थिंक 4,500 आ जाएगा. इसको वर्किंग 3 कहते हैं यार. सेलिंग एंड एडमिन पे आ जाए. कौन से ओवरहेड्स हैं? सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स. सेलिंग
तो आपके पास सेलिंग एंड एडमिन ओवर हेड्स हैं 2 लाख, 8,000 लेस कर दें डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन 15,000 का 30%। इसके अलावा जो रेंट एंड रेट्स रेट्स आप पे कर रहे हो मंथ वन, रेंट एंड रेट्स पेड इन मंथ वन, बाकी फिर आप इवनली ओवर द ईयर पे करोगे ना। 208 में से माइनस कर दिया 4,500, माइनस किया 25,000, आई एम गेटिंग 1,78,500। इसको 12 से डिवाइड करें, 14,875 आएगा ईच मंथ। लेकिन मंथ वन में हम 14,875 में 25,000 भी ऐड कर देंगे, क्योंकि रेंट एंड रेट्स पूरे साल का आप मंथ वन में पे कर रहे हैं। आपका जो सेलिंग एंड एडमिन है हर साल का 14,875 होगा, लेकिन मंथ वन में इसमें 25,000 को भी हम ऐड कर देंगे। आए जी, बड़े आराम से कैश बजट बना लेते हैं फर्स्ट 4 मंथ्स का। सब कुछ हो गया, वर्किंग का रेफरेंस जरूर दीजिएगा भाई। कैश बजट, आई होप कि अच्छा लगा और अच्छी चीजें सॉल्व। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रिसेंट किसी भी टाइम में इतना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल नहीं आया आपको, लेकिन आना चाहिए भाई। मंथ वन, टू, थ्री एंड फोर, मैं डायरेक्टली रिसिट लिख रहा हूं भाई, एग्जामिनर को बता देंगे वर्किंग का रेफरेंस। यहाँ 24,000 है, सेकेंड मंथ में देखना पड़ेगा कितना। मंथ टू लिख लेते हैं भाई, 93,600, देन 92,600, 93,600, 92,600, आई थिंक 90,700, दोबारा चेक भी कर ले। रिसिट का रेफरेंस दे दीजिएगा, कहां से वैल्यूज उठा रहे हैं। आप पेमेंट्स पे आ जाते हैं। चलें ये बिजनेस परचेज ही ले लें पहले। आई थिंक 3,15,000 का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सारे पैसे तो ही निकल लिए। बिजनेस 315, डिलीवरी वैन सेकेंड मंथ में आप पे करेंगे 15,000। परचेजेस की सप्लायर को जो पेमेंट होती है 1 मंथ के डिले से होती है। पेमेंट टू सप्लायर, वर्किंग टू, यहाँ तो कोई पेमेंट नहीं है। सप्लायर को हम पे ही कब करते हैं, आफ्टर 1 मंथ। पेमेंट टू सप्लायर, 44,375 की पेमेंट सेकेंड मंथ में होगी, 29,375 की पेमेंट थर्ड मंथ में होगी, और 30,625 की पेमेंट 30,625 की पेमेंट फोर्थ मंथ में होगी। सप्लायर की पेमेंट सेकेंड मंथ से स्टार्ट होती है 44,375, देन 29,375, फिर 30,625,
अच्छा, लेबर को इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन पे करते, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते। पेमेंट टू लेबर, आप प्रोडक्शन यूनिट्स को 1.5 से मल्टीप्लाई करते। मंथ वन में आई थिंक 18,000 की प्रोडक्शन थी, 18,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 27,000। प्रोडक्शन 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 देन 11,500 की प्रोडक्शन है, 12,000 की प्रोडक्शन है, 12,500 की प्रोडक्शन है। वो तो सही है। 11,500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11,500 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 17,250। दोबारा जाना पड़ेगा। मंथ थ्री की प्रोडक्शन 12,000, 12,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 18,000 आ रहा है जी लेबर की कॉस्ट। देन आई थिंक 12,000 प्रोडक्शन थी। मंथ फोर की प्रोडक्शन, नहीं, मंथ फोर की प्रोडक्शन इज 12,500। 12,500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, वी आर गेटिंग 18,750। सप्लायर की पेमेंट आ गई, पेमेंट टू लेबर आ गया, फिक्स ओवरहेड की पेमेंट आई थिंक वर्किंग थ्री था, 10,500 आया था, चेक कर लेते इसे। हर महीने आएगा 10,500। आप एक काम कर सकते हैं, रेंट एंड रेट्स को यहां बता दें, काम आसान हो जाएगा। सेलिंग एंड एडमिन, इट वाज आई थिंक 14,000 समथिंग, 14,875। पूरे साल का रेंट आप 25,000 पे कर चुके हैं मंथ वन में। चाहे आप एडवांस में पे करें, जो भी करें, पेमेंट है तो कैश बजट में, जिस मंथ जिस ड्यूरेशन के लिए आप कैश बजट बना रहे हैं उस ड्यूरेशन में पेमेंट है तो यू हैव टू टेक इट। बेटा मेरे लिहाज से सारे अल्हम्दुलिल्लाह इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस बड़ी तमीज से आ चुके हैं। अगर सारे इनफ्लोस हैं, आउटफ्लोस आ चुके हैं, तो नेट कैश बैलेंस निकालते हैं, नेट कैश बैलेंस। ओके, 24,000 माइनस, ऑफ कोर्स जब इसको स्प्रेडशीट पे करेंगे आप सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। बट आई स्ट्रांगली बिलीव, यार मुझे तो आपको सिखाना है ना, आई बिलीव कि वन नोट पे क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू स्प्रेडशीट पे क्लैरिटी। स्प्रेडशीट पे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बड़े में नेगेटिव आ रहा है नेट कैश, 3,68,375। एक दफा रीचेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो पहले तो सवाल भी आ जाए भाई कि हमने सब ले लिया। सेलिंग एडमिन आ गया, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ गया, लेबर भी आ गया, सप्लायर की पेमेंट भी आ गई, परचेज ऑफ बिजनेस आ गया, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन भी आ गया। रीचेक,
24,000 minus 3 lakh 15 minus 27 minus 10,500 minus 25,000 का रेंट एंड रेट्स माइनस सेलिंग एंड ओके सही है भाई। मंथ टू 93,600 में से माइनस किया 15,000 डिलीवरी वैन, माइनस किया 44,375, माइनस किया 17,250, माइनस किया 10,500, माइनस किया 14,875. I'm getting negative 8,400. चेस कंपनी को तो कैश के बड़े मसले होने वाले, अल्लाह माफ कर। 92,600 minus 29,375 minus 18,000 minus 10,500 minus 14,875. पॉजिटिव आया भाई 19,850। क्या बात है। लास्ट ईयर मंथ 90,700 minus 30,625 minus 18,750 minus 10,500 minus 14,875. वाओ ये भी पॉजिटिव है। 15,000 ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। मंथ वन में हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3,68,375। वन का क्लोजिंग, टू का ओपनिंग। थ्री सिक्स एट थ्री सेवन 3,76,775 3,76,775 19,850। सर स्टिल बहुत बड़ा नेगेटिव अमाउंट है। 3,56,925 3,56,925 15,950 3,40,975। So things are not good in the business. आपको कैश के बड़े मसले हैं सर, आपका तो मसला होने वाला बहुत। पार्ट बी में उसने पूछा था पेबल रिसीवेबल एंड इन्वेंटरी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप वापस आ जाए देन आई शेयर द आंसर एज वेल, डोंट वरी एट ऑल। आपका पेबल है 31,875 ट्रेड पेबल। कोई और पेबल तो है नहीं भाई। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है 62,500, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है 16,250। अगर आप दोनों इन्वेंट्रीज को ऐड करेंगे, इनको अगर ऐड करते हैं तो यू विल गेट 78,750 की टोटल इन्वेंट्री। अगर एक बच्चा ऐड करेगा तो टोटल इन्वेंट्री रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड आती है 78,750। अदरवाइज फिनिश गुड की इन्वेंट्री 62,500 है एंड रॉ मटेरियल इज दिस। लेट मी शेयर द आंसर एज वेल। पहले इसको सेव करते हैं देन आई शेयर द आंसर। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये सवाल अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये एक बच्चों वाला सवाल रखिएगा, आप भी बच्चे ही हैं, कौन से बड़े हो, तो इसको जरा मैं सेव कर लूं पहले भाई। अच्छा बेटा ये इसका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। प्रेजेंटेशन में ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक कर लें जी इसकी सारी वर्किंग, आई थिंक वी डिड द मोर और लेस द सेम थिंग। चेक कर सकते हैं आप, टेबल वगैरह भी आ गया, सब कुछ आ गया।
तो बेटा ये आपके पास आ गया इसका आंसर भी। इसका आंसर देख लीजिएगा, किसी भी वर्किंग में कहीं भी कोई मसला हो तो मोर देन वेलकम टू आस्क, इंशाल्लाह प्रॉब्लम होगा नहीं, वी डिड द सेम थिंग। नेक्स्ट क्लास में बेटा इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग मिलर एंड और मिलर एंड और मॉडल को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह बोमल मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपका कैश मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा कैश मैनेजमेंट कंप्लीट होता है तो बाकी बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैंने आपसे कहा बड़ी जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाती। दैट इज ओवर ट्रेडिंग पे हमें बात करनी है, वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसीज, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पे हम बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। प्लस देन विल बी डिस्कसिंग एफएम का चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द completion of the course, so hope to see you all inshallah in the next class as well। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। और एक अच्छी बात क्या, आप ये भी चेक कर लें, हमारा कोई भी लेक्चर आप थ्रू आउट द कोर्स चेक कर लें, ये हमारा लेक्चर नंबर 60 है। एवरेज अगर आप निकालेंगे ना एक लेक्चर की का ड्यूरेशन, एवरेज अगर आप निकालेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी मोर देन आई वुड से 35 मिनट्स। हद ही कर दें तो 40 मिनट्स है, अभी मैं हद कह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 60, ये हमारा लेक्चर नंबर 60 जिसमें माशाल्लाह प्रैक्टिस भी है, पास पेपर्स भी हैं, बहुत कुछ है। इस 60 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं और 60 से डिवाइड करूं, इट मींस जस्ट 40 आवर्स। इसका मतलब ये कि यार अगले आवर्स से मैक्सिमम 3 से 4 घंटों में, मैक्सिमम कह रहा हूं, आपका कोर्स हर लिहाज से एफएम का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि विद इन 45 to 44 आवर्स हर लिहाज से आपका इंशाल्लाह एफएम का ये एफएम उर्दू का अमेजिंग लेक्चर्स हर लिहाज से कंप्लीट हो जाता है। आप चेक कर लें, वी डिड डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, थ्योरी, न्यूमेरिक्स, कॉन्सेप्ट्स, हर चीज। भाई आज भी तो देख लें कैश बजट में क्या डायरेक्टली हमने न्यूमेरिक्स की बात की नहीं, हमने तो पहले उसको थ्योरेटिकली देखा, क्या किस तरह कैश कोई भी कंपनी क्यों होल्ड करेगी, क्या उसकी 3 रीजंस थी, कैश नहीं होगा तो क्या मसला होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कैश बजट पे आए, सारी चीजें देखी। द गुड थिंग इज in a very short period of time, within 45 minutes entire FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप बहुत तमीज से कवर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिएगा, इन्हीं लेक्चर्स की अगर बात करते हैं, सेम टीचर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टूडेंट द वे बैक नॉट नाउ वर्ल्ड पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव कर चुके हैं, जिसमें वी टुक 94 मार्क्स इन एफएम। तो ये तो एजाज हमारे पास है क्या, 94 मार्क्स लेने का एजाज है हमारे पास। हमारे पास एएफएम में वर्ल्ड टॉप का अल्हम्दुलिल्लाह एक एजाज है। रिसेंटली वी टुक 87 मार्क्स इन एसबीआर। लग्जमबर्ग के अंदर एक बच्चा हमारा, ही टुक 82 मार्क्स इन एसबीआर। जिम्बाब्वे में एएफएम में पोजीशन है हमारे पास। तो द क्वेश्चन इज कि यार अल्हम्दुलिल्लाह यू आर इन सेफ हैंड्स। द गुड थिंग इज लेक्चर्स आर इंटरेस्टिंग थ्रू आउट द लेक्चर। आप कोर्स देखिएगा, आपको मजा आया होगा। Lectures are interesting, plus at the same time they are not very long as well. Third, at the same time the balance of theory and calculation is there. Plus FM के हमारे short notes, they are amazing, they are just amazing कि बहुत ही short time period में आपका entire theoretical area cover होता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस जो सबसे बड़ी चीज अभी आने वाली है इंशाल्लाह, we'll be announcing in 1 or 2 days, in next 1 or 2 days for our enrolled students। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफएम में बेनिफिट होने वाला है इंशाल्लाह, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिट होने वाला है। नॉट एफएम ओनली, हमारे जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जिस इस कोर्स में इनरोल्ड है, विद इन आई वुड से 2 to 3 days we'll announce something big for our existing enrolled students for the coming attempt, and that's what we do in each and every attempt। So thank you very much। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।